तो रेट एनालिसिस करते हुए हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए रेट एनालिसिस के लिए। एक कोई भी ये मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन में क्या क्या चीजें होती हैं मोबाइल फोन में। जब कॉस्ट तुम्हारे पास आते, तुम दुकान पे जाते हो, बोलते हो भैया मुझे मोबाइल फोन दिखा दो, मेरा बजट ये है, तो उसमें क्या क्या कंसिडर करते हुए चलते हो आप। बोलो भाई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसमें जितना टाइप का वायर लगा है उसका कॉस्ट, और जो जो शोरूम में मिल रहा है उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का चार्जेस, एसी चार्जेस, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है मटेरियल कॉस्ट और दूसरा होता है आपका लेबर कॉस्ट। ठीक है। फिर वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह हम बाद में ऐड ऑन करते हैं, जीएसटी को हम बाद में ऐड ऑन करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजों को मिला के फिर हमारा रेट बनता है। तो अगर आपने रेशियोज वाला पार्ट देखा होगा, तो उसमें हमने रेशियोज में बता रखा है कि भैया कौन M20 में कितना सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, एग्रीगेट लगेगा, चाहे वो प्लास्टर के लिए हो, चाहे वो आपका ब्रिक वर्क के लिए हो। ये सारा डिस्कस किया था हमने वहां पर, है ना। देखा है वो। जी सर। ठीक है। तो अभी जो है रेट एनालिसिस जब हम करते हैं, तो हमारा रेट में कोई भी रेट एनालिसिस है, उसमें जो हमारे मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता है आपका मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। तो जब हम मान लो, सपोज करो कि हमारा एम जो है, ये कौन सा है, 1:3:6 ग्रेड क्या है, कौन सा ग्रेड है ये। हम्म। M10। M10। M10 का रेशियो है। ठीक है। एक एक दो, 1:3, 1:2 4 और 1:3 6 M10 का कंक्रीट है। अब M10 का हमें अगर कंक्रीट बनाना है, तो उसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा आपका, कोर्स एग्रीगेट लगेगा, सैंड लगेगा और सीमेंट लगेगा। ठीक है। ये हमारे मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल ये हमारे लगेंगे। उसमें जो है आपका कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी हम लोग जो हमने पीछे निकाली थी रेशोज में, वहां से ले लेंगे क्वांटिटी को। ठीक है ना, रेशोज में हमने जो क्वांटिटी निकाली थी वो कंसिडर कर लेंगे। सैंड के लिए भी और सीमेंट के लिए भी वो वहां से हमारा आ जाएगा, मटेरियल कंजप्शन वहां से निकल जाएगी। ठीक है। रेट कहाँ से लेंगे। ये सर। रेट कहाँ से लेंगे, रेट के ये लिए क्या करेंगे आप। देखो, अगर बहुत बड़ा क्वांटिटी है, बहुत बड़े बल्क में अगर आप परचेज कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली प्लांट के पास जाते हो, प्लांट को रीच करते हो, प्लांट को बोलते हो भैया, तीन चार अलग अलग कंपनीज के प्लांट पे जाओगे, जेके पे जाओगे, अल्ट्राटेक पे, अंबुजा वगैरह पे आप कांटेक्ट करोगे जब आपका बहुत ज्यादा बल्क में क्वांटिटी कंजप्शन हो रहा है सीमेंट का। ठीक है। और अगर मान लो छोटा सा घर ही बना रहे हो, अपना घर ही बना रहे हो, तो घर के लिए तो प्लांट वाला सप्लाई देगा नहीं सीमेंट की। उसके लिए आप किसी डीलर को पकड़ोगे, सप्लायर को पकड़ोगे, तो उससे आप तीन चार सप्लायर से रेट लोगे और उनको बोलोगे भैया मेरे को इतने बैग्स कंज्यूम होंगे टोटल, तो बताओ क्या रेट दोगे मेरे को। ठीक है ना। तो उनमें से जो इफेक्टिव होगा, जो जिसका रेट कम होगा और सीमेंट जो आप चाह रहे हो वो मिल रहा है, तो आप उनसे परचेज कर लोगे। ठीक है ना, तो रेट वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कंजप्शन कहाँ से मिल रहा है, रेशोज से। और जो रेट आपको मिल रहा है वो मार्केट रेट मिलेगा आपको। ठीक है, मार्केट रेट आप ले लोगे, तो मार्केट रेट जो लोगे वो यहाँ डाल दोगे आप। ठीक है, जो भी आपका मार्केट रेट आएगा वो आप यहाँ पे डाल दोगे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी इंटू रेट मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, उस मटेरियल का कॉस्ट निकल जाएगा, जैसे सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट्स का, इनका कॉस्ट आप निकाल लोगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लेबर। अब लेबर क्या होता है, अगर आप कोड देखोगे, तो अगर डीएसआर वगैरह आप देखो, तो उसमें बहुत सारे आपको जो है कॉफिशेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग। देखोगे तो उसमें लेबर भी होगा, मिस्टी बिस्टी पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा होता है, मैसन वगैरह जो है एक जो हमारा इसका होता है, क्या बोलते हैं, हमारा जो डीएसआर वगैरह में एक कोई भी रेट एनालिसिस होता है, उसमें बहुत सारे वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको।
जैसे ये है ना, ये एक रेट एनालिसिस का बुक है, जिसमें कि रेट एनालिसिस के फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं, डीएसआर, सीपीडब्ल्यू, नो, एसओआर देखोगे अगर, तो उसमें आपको रेट एनालिसिस कैसे ड्राइव होता है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे, दिख रहा है ये यहाँ पर ना, एक मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा होगा ये, पता नहीं यार ये क्यों नहीं दिख रहा है इसमें, बुक नहीं दिख रहा है, मैं ही दिख रहा हूँ खाली, बैकग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग कोफिशिएंट्स होंगे, लेबर बिस्टी विस्टी जो है ना, यहाँ पर देखोगे क्या होगा ये, एक सेकंड यार, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ बैकग्राउंड को कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ पर देखो कोई भी रेट एनालिसिस देखोगे उसमें, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर लेबर में क्या क्या दिख रहा है, लेबर में मैसन दिख रहा है, कूली दिख रहा है, बिस्टी दिख रहा है ना, दिख रहा है। Yes, sir. तो ऐसे ही हर किसी आइटम में जो है बहुत सारे जो है आपको वो दिख जाएंगे, क्या बोलते हैं अपने, ये जो अपने लेबर कॉफिशिएंट दिख जाएंगे, ठीक है। लेबर कॉफिशिएंट दिख जाए, लेबर जो है वो दिख जाएगा आपको। और उसमें जो है हमारा, जब हम लोग इसको करेंगे, तो इतने सारे कंस्ट्रक्शन में ना, कंस्ट्रक्शन में इतने सारे होते नहीं है जनरली, इतने सारे जो है लेबर मिलती नहीं है। जनरली हम लोग मैसन और लेबर में ही डिवाइड करते हैं हमारी लेबर्स को बेसिकली, ठीक है ना, लेबर और मैसन में, ठीक है। स्किल्ड लेबर होती है, ऐसे आपने देखा होगा, स्किल्ड लेबर होती है, अनस्किल्ड लेबर भी होती है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, ठीक है ना। तो वो चीजें होती है। तो हमारा जो हम लोग रेट एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हमारा क्या है, यहाँ पर हमने मैसन और बेलदार में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा रेट एनालिसिस करते हुए। अगर वो कहेगा भैया मुझे कोड के हिसाब से बनाओ, तो आपको कोड में जो लेबर ले रखा है आप वो लोगे, और नहीं तो आप इस तरीके से भी रेट एनालिसिस करोगे तो कोई भी आपको गलत नहीं कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है M10 और M15 के लिए जो हम ये लेते हैं, क्या बोलते हैं आपका, M10, M15 और M7.5, M5 तक जो मैसन लेते हैं कंक्रीट के 1 क्यूबिक मीटर के लिए, वो लेते हैं 2.2, ठीक है, 0.2 लेते हैं कंक्रीट कास्ट करने के लिए, 0.2 मैसन लेते हैं, और 1.8 क्या लेते हैं, बेलदार। 1.8 क्या है, अब एक दिन की दिहाड़ी एक आदमी की पूरी काउंट होती है, एक काउंट होती है। तो मतलब 1 क्यूबिक मीटर M15 कंक्रीट करने के लिए हमें 0.2 मैसन चाहिए और 1.8 बेलदार चाहिए। समझ रहे हो बात को, आया समझ में। क्योंकि मैसन का काम क्या है, उसमें मैसन का कंक्रीट में काम क्या होगा, फंटी चलाना काम होगा केवल, लेवल देखना और फंटी चलाना ही मैसन का काम होता है, इसलिए कम लगता है। और बेलर का काम क्या है, वो ह्यूम पाइप को भी पकड़ेगा, वो क्या बोलते हैं मसाले को भी ढोएगा, ठीक है ना। तो ये उसका काम होता है, उसकी उसकी इसलिए मैन पावर ज्यादा लगती है, बेलदार इसलिए ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये आपके कोफिशिएंट है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए, 0.2 और 1.8, ठीक है। तो इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेट कहाँ से लोगे, जो आपके स्टेट्स में लेबर रेट चल रहे होंगे वहां से आप लेबर रेट कंसिडर करोगे, जो भी आपके स्टेट्स में लेबर रेट है, या चौक चौक से जाके पकड़ लो, चौक पे भी बता देगा भैया मैं कितना दिहाड़ी ले रहा है, मैसन क्या ले रहा है और बिल्डर क्या ले रहा है अपने लिए, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करोगे तो वहां पर जो है एसओ और ये क्या बोलते हैं लेबर रेट्स वगैरह को आपको देखना होगा, ठीक है। वहां से जो रेट निकल आएगा उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका अमाउंट आ जाएगा, लेबर कॉस्ट आ जाएगी। फिर लेबर कॉस्ट और मटेरियल को मिला के हमारा एक अमाउंट आ जाएगा, इन सबको टोटल करोगे तो आपका एक अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, लेबर और मटेरियल का एक अमाउंट, ठीक। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, वाटर चार्जेस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये कांस्टेंट रहता है 1%, ये कितना रहता है 1% कांस्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर मटेरियल, और इनको आगे पीछे नहीं करना है हमारे को, ठीक है, ऑर्डर में ही लगेंगी ये। तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किसके ऊपर लगेगा, आपका मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट के ऊपर 1%, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, मिक्सचर चार्जेस, मिक्सर एंड टूल चार्जेस बोलते हैं जिसको, वो 4% आपका कांस्टेंट है, 4% ही लगता है, किसके बाद, आफ्टर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद इन दोनों का सम कर दोगे
मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को सम कर दोगे, उसके ऊपर आप क्या लगाओगे, 4% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर इसका सम कर दोगे, फिर उसके ऊपर क्या लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट। देखो अब तक क्या हो रहा था, जो जो जैसे मशीन, जो मटेरियल लिया सप्लायर, जो कॉन्ट्रैक्टर ने या फिर क्लाइंट ने, उसका पैसा, सीमेंट का पैसा सीमेंट वाले को दिया, जहां से रोड़ी बजरी आ रहा है उसका पैसा उसको दिया, ठीक है, लेबर का पैसा लेबर को दिया, तो उसको प्रॉफिट कहाँ है, बिजली, बिजली का जो चार्ज है बिजली वाले को दे दिया, टूल चार्जेस, मिक्सर एंड टूल चार्जेस वो मिक्सर वाले को दे दिया, उसका प्रॉफिट कहाँ है। तो कंपनी जो है, आपको कहते हैं कि आप, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, ये हम आगे चल के देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 10 से 15% जो है क्लाइंट, ये क्लाइंट के ऊपर है कि वो आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट कितना कंसिडर के लिए कह रहा है, और ये आपको मिलता है कहां से, आपके वर्क ऑर्डर से, ठीक है, वर्क ऑर्डर में ये मेंशन होता है, तो वहां से आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट। तो इस अमाउंट के ऊपर जो है आप क्या लगा दोगे, 15% कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट, हमारे यहाँ पे हम 15% कंसिडर करके चल रहे हैं, तो 15% लगा दोगे कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट। उसके बाद क्या है, आईजीएसटी। अब आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती हैं हमारी टैक्सेस की। देखो मालूम है क्या, आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है और एसजीएसटी क्या है, सुभाष, मालूम है आईजीएसटी क्या है, बोलो भाई, सुन रहा हूं मैं, बोलो, बोलो क्या होता है आईजीएसटी। अरे भाई सुभाष, आवाज आ रही है, तुम्हारी माइक बंद है, बोलो, पता है कि नहीं पता, ये बताओ यार, नहीं पता तो मैं बता दूं यार। बता दो सर। सुभाष, सुधीर, आपको भी नहीं पता है। देखो 3 टाइप के टैक्सेस होते हैं, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये कंडीशन कब फॉलो होती है, कब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं और कब हम आईजीएसटी लगाते हैं, मालूम है, नहीं मालूम है। देखो क्या होता है, जैसे तुम बैठे हो हिमाचल में, सुभाष, मैं बैठा हूं दिल्ली में, ठीक है, तुम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई चीज, तुम्हारे यहाँ पे सेब के बागान है, सपोज तुम्हारे यहाँ सेब के बागान है, तुम मुझे सेब भेज रहे हो दिल्ली, ठीक है, सेब तुम मुझे दिल्ली भेज रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, हिमाचल में, और कंज्यूम कहाँ हो रहा है, दिल्ली में। तो इसमें क्या है, 2 स्टेट इन्वॉल्व है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ कंजप्शन डिफरेंट है, ठीक है, प्लेस ऑफ कंजप्शन एंड प्लेस ऑफ प्रोडक्शन आर डिफरेंट। तो इस केस में क्या लगता है, सीजीएसटी और आईजीएसटी लगता है, सॉरी, आईजीएसटी लगता है इसमें, इसमें क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, मतलब इस केस में सारा का सारा टैक्स जो है वो किसको चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आपका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजप्शन डिफरेंट हो, एक ही स्टेट के अंदर है तो ठीक, लेकिन जब अलग अलग हो तो उसमें सारा का सारा टैक्स कहां चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और जब आपका प्लेस ऑफ कंजप्शन भी सेम हो और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन भी सेम हो, उस केस में क्या लगता है, सीजीएसटी और आईजीएसटी। मतलब 18% अगर आप किसी पर टैक्स ले रहे हो, जो हमारी पहली कंडीशन है उसमें 18 का 18% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है जिसमें कि सेम स्टेट के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, सेम स्टेट के अंदर कंजप्शन हो रहा है, तो उस केस में 8% जाएगा, सॉरी 9% जाएगा स्टेट को और 9% जाएगा सेंटर को। क्लियर हो गया, तो ये चीज ध्यान रखना। हमारे केस की बात करें, मान लो कोई चीज सीमेंट है, सीमेंट हिमाचल में प्रोड्यूस हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है दिल्ली में, तो उसमें भी ब्रेक होगा, उसमें सारा का सारा, सॉरी, उसमें जो है सारा का सारा चला जाएगा सेंटर को। उसकी टैक्स इनवॉइस को अगर आप देखोगे ना, तो उसमें लिखा होगा आईजीएसटी, समझ रहे हो, उसमें आईजीएसटी लिखा होगा। और अगर हिमाचल में प्रोड्यूस हो रहा है और हिमाचल में ही कंज्यूम हो रहा है,
तो उसमें आपका 9% जाएगा किसको, जीएसटी। स्टेट को, और 9% जाएगा सेंटर को। ठीक है, आया भाई समझ में, आया, क्लियर हो गया। ये सब हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको बिलिंग करते हुए या परचेज प्रोक्यूरमेंट करते हुए चीज ध्यान रखनी पड़ती है इनवॉइस के अंदर। तो इसीलिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है ना हर स्टेट में ऑफिस खोलता है। तुम अगर देखोगे तो वो हर स्टेट का आईजीएसटी नंबर लेता है, मतलब टैक्स नंबर लेता है, जीएसटी नंबर लेता है हर स्टेट का जहां पे वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट कंपनी कहती है या स्टेट गवर्नमेंट कहती है, भाई मान लो तुम अभी जो है राजस्थान में हो और दिल्ली में तुम्हारा काम चल रहा है, तो तुमने यहाँ का जीएसटी नहीं लिया दिल्ली का, तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भाई दिल्ली का टैक्स, दिल्ली को टैक्स पे नहीं करेगा तो मैं तेरा काम बंद करवा दूंगी। क्योंकि उसको क्या बेनिफिट है तुम्हारे टैक्स पे करने से, उसको कोई बेनिफिट हो रहा है? सारा का सारा टैक्स कहाँ जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। अगर उसका ऑफिस दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसके बाद जीएसटी नंबर दिल्ली का नहीं होगा तो ठीक है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, रजिस्टर्ड ऑफिस तो रखती है अपना, लेकिन अपना जो है ब्रांच ऑफिस भी बनाती हैं हर स्टेट में, जहां पर वो काम करते हैं वहां पर एक ब्रांच ऑफिस भी बनाती है और वहां का जीएसटी नंबर भी वो लेती है। नहीं तो गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाएगी, उनका काम बंद कर देगी। ठीक है, जब सारा का सारा सेंटर को ही, तुम सोचो कि मैंने एक स्टेट का ले लिया और मैं पूरे इंडिया के अंदर जो है एक ही टैक्स नंबर चलाऊं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर ऑब्जेक्शन करके तुम्हारा काम बंद करवा देगी। डायरेक्टली नहीं कहेगी, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हारा काम बंद करवा देगी। कहेगी भैया रोड तुम मेरे यूज कर रहे हो, पानी तुम मेरा यूज कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा यूज कर रहे हो, और पेमेंट कर रहे हो सेंटर को जाके, तो मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? ठीक, तो इसके लिए जो है तुम्हें हर स्टेट का सर्विस टैक्स नंबर लेना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आईजीएसटी लगा है 18%, तो वो इसके ऊपर लगा दिया, और इसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, एक आइटम का कॉस्ट होगा। एक आइटम का क्या होगा, कॉस्ट होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके पास रिकॉर्डिंग तो आएगी, जब अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। देखो जब तक हाथ से नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जब एक बार खुद से बनाओगे ना रेट एनालिसिस को, तब समझ में आएगी कि रेट एनालिसिस होता क्या है। आया सुबह समझ में? जी सर। आया ना? ठीक, तो इस तरीके से रेट एनालिसिस किया जाता है। ये एक हमने कंक्रीट का किया, तो ऐसे ही आप जो हमारे M25 तक के जो कंक्रीट हैं आप उनका रेट एनालिसिस कर लेना। ये सारा मैंने बता दिया, लेबर में ही चेंज होगा, और मटेरियल कंजप्शन तो आपको वहां से निकाल ही लोगे। ये चेंज करना खाली M20 में, केवल M20 और M25 में क्या लगाना है, मैसन दो और बेलदार दो। बाकी जो ये टैक्सेस, ये जो चार्जेस हैं, ये परसेंटेज जो है सेम रहेगा, और इस तरीके से आप रेट एनालिसिस इसका ड्राइव कर लोगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ये बना लेना। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा ब्रिक वर्क है, अब ब्रिक वर्क है हमारा, ब्रिक वर्क का अगर आपको रेट एनालिसिस करना हो तो क्या होगा, अगर हम 230 mm जो है ब्रिक वर्क का रेट एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें मटेरियल क्या क्या होगा, उसमें मटेरियल होगा सीमेंट, सैंड और ब्रिक, है ना। सीमेंट, सैंड और ब्रिक आपका मटेरियल होगा। तो मटेरियल का रेट तो आपको मार्केट से मिल जाएगा। मैसन कितना लगेगा, एम जो 230 mm थिक ब्रिक वर्क होता है, 1 क्यूबिक मीटर में 0.9 जो है वो आपका मैसन लगता है। ठीक है, 0.9 मैसन, और दो जो है वो बेलदार रखते हैं। एक एक ईंट देगा और एक ईंट लेके आएगा, ये समझो मोटा मोटा। ठीक है, तो दो बेलदार लग रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर में, और 0.9 आपका मैसन लग रहा है। रेट आपको मार्केट से मिल जाएगा। इसमें सर इसमें भिस्ती भी तो लगता है ना, जो वाटर सप्लाई करता है। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा आपको कि भिस्ती अगर आपको कंसिडर करना है, फिर तो आप रेट एनालिसिस को इसके हिसाब से ड्रॉ करना ना। फिर तो आप
डीपीआर के हिसाब से और डीएसआर के हिसाब से ड्रॉ करना, जो फिर तो मैसन क्या उसमें बिस्ती मिस्त्री पता नहीं क्या क्या होता है, दुनिया भर के लेबर और होती है, कूली वगैरह भी होते हैं उसमें। हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं दो, और इसमें सब आ गया, दो के अंदर आपका सब आ गया, ठीक है, दो के अंदर आपका बिस्ती भी आ गया और आपका कुली भी आ गया, बेलदार भी आ गया, ठीक है, सब आ गया उसमें, ठीक। उसके बाद जो है इसके ऊपर लगेगा स्कैप फोल्डिंग चार्जेस। अब देखो कंक्रीट के केस में स्कैप फोल्डिंग चार्जेस नहीं था, क्यों? क्योंकि वहां पर जो हम लोग स्कैप फोल्डिंग पे जाकर कंक्रीट थोड़ी ना करते हैं, पाइप से करते हैं, या छत पे होगा या ऊपर कोई चीज होगा उस पे करेंगे। स्कैप फोल्डिंग पे जाके तो सेटिंग कंक्रीट नहीं होता, ठीक है ना। ब्रिक वर्क के केस में आपको स्कैप फोल्डिंग लगानी पड़ती है, ठीक है, चाल बांधना पड़ता है पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्कैप फोल्डिंग चार्जेस यहाँ पे ऐड कर दिया बिफोर वाटर एंड चार्जेस। स्कैप फोल्डिंग चार्जेस हमने क्या किया, ऐड कर दिया। नहीं, स्कैप फोल्डिंग चार्जेस था यार, यहाँ पर भी स्कैप फोल्डिंग चार्जेस था। अच्छा हाँ, इसके केस में हमने स्कैफोल्डिंग चार्जेस ऐड किया है, यहाँ पर हमने स्कैफोल्डिंग चार्जेस ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्कैफोल्डिंग चार्जेस ऐड किया है, उसमें स्कैफोल्डिंग चार्जेस नहीं था, इसने स्कैफोल्डिंग चार्जेस 1% ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर वाटर चार्जेस 1% है ही, 4% आपका मिक्सर एंड टूल चार्जेस रहेगा, और कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट 15%, और जीएसटी आपका 18%। आप इसको करके ये आपका रेट एनालिसिस ड्राइव हो जाएगा, ठीक है भाई, आया समझ में ये? हाँ जी, आया भाई? यस सर। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से M20 जो 230 mm थिक ब्रिक वर्क है उसका रेट एनालिसिस होगा। बस इसमें याद क्या रखना है, 0.9 और 2, 0.9 और 2, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको भी इससे भी बनाओगे ना रेट एनालिसिस, कभी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपका, 100-200 रुपए का ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा सेम तरीके से ही हम लोग जो भी हमारे रेशोज होते हैं 1:4, 1:5, 1:6, उनके लिए करेंगे ब्रिक वर्क का रेट एनालिसिस। फिर है 1.5 mm थिक ब्रिक वर्क, मतलब 4 इंची ब्रिक वर्क, और उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्या, सीमेंट, सैंड और ब्रिक्स। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भैया 1 क्यूबिक मीटर में जो है विद मोटार जो है 40, विदाउट मोटार जो है आपकी कितनी लगती है ब्रिक्स, 50 लगते हैं 1 स्क्वायर मीटर में, और विद मोटार जो है 45, 46, 47, 48 तक लगती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके साइड के ऊपर क्या साइज का ब्रिक सप्लाई हो रहा है, कभी 10-20 mm ऊपर नीचे होता है, उसके हिसाब से हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 48 कंसिडर किए हैं, 48 नंबर ऑफ ब्रिक्स कंसिडर किए हैं। फिर 1 स्क्वायर मीटर में 0.14 मैसन लगता है और 0.21 बेलदार लगता है, समझ रहे हो, 0.14 मैसन और 0.21 बेलदार लगता है। उसके बाद जो है स्कैप फोल्डिंग चार्जेस 1%, वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1%, मिक्सर एंड टूल चार्जेस 4%, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉफिट 15% और आपका जीएसटी जो है 18%। आया समझ में? हाँ जी। सर इसे हमेशा याद करना पड़ेगा क्या, ये रेशियो जो है 0.14, हाँ 0.1 लेबर? देखो क्या होता है, याद नहीं रखना होता है जनरली, जो है एक सीमेंट कंजप्शन भी याद नहीं रखना होता है किसी को भी, इतने लाखों आइटम्स है हमारे पास, कितने याद रखोगे। इसके लिए एक बुक आती है एक्टिविटी सीमेंट सर। सुनो, इसके लिए एक बुक आती है सीमेंट कंजप्शन, इंटरनेट पे जाकर गूगल पे जाकर सर्च करोगे, सीमेंट कंजप्शन जो है आपकी बुक मिल जाएगी, आप उसको अपने साथ में रखो। और लेबर कॉफिशिएंट की एक बुक आती है, ठीक है, वो अपने साथ में रखो। तो आपको या ये डीएसआर है ना, डीएसआर में दिया रहेगा, डीएसआर में दिया रहेगा, जब रेट एनालिसिस करते हैं तो डीएसआर में गिवन रहता है, ठीक है, आपको वहां से भी नहीं, डीएसआर के अंदर भी गिवन रहता है कि कितने किस मटेरियल में किस ग्रेड के अंदर कितनी लेबर कंज्यूम होती है, वो लिखा रहता है। याद कुछ नहीं रखना होता है यार, मैं आपको ये रेट एनालिसिस का फॉर्मेट इसलिए बता रहा हूं ताकि कल की डेट में आप इंटरव्यू में जाओ तो आपको पता तो रहे कि रेट एनालिसिस ड्राइव कैसे होता है, समझ रहे हो। आपको कोई नया इन्वेंशन जाके नहीं करना है, सब कुछ आपके लिए रेडीमेड बना हुआ है, सब कुछ आपके पास है ऑलरेडी, सारी चीजें इस बुक के अंदर हैं। बट आपको एक जर्नल फॉर्मेट, कल की डेट में इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू आपसे पूछेगा चल भाई एक
जनरली यही बोलता है ब्रिक वर्क का रेट बना दे या फिर आपका कंक्रीट का रेट बना दे। अगर आप बोलोगे सर मैं क्वांटिटी सर्वेयर हूं, तो बोलेगा चल भाई एक रेट एनालिसिस करके दिखा। तो रेट एनालिसिस करते हुए ये टर्म तो पता हो, कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट कब लगता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना होता है, ओवरहेड प्रॉफिट क्या होता है, या जीएसटी क्या क्या होते हैं, जीएसटी सीजीएसटी और आईजीएसटी, और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। साथ में आपको ये पता होना चाहिए स्कैफोल्डिंग चार्जेस कब लगता है। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कब लगता है, वो पता चला नीचे लगा दिया, लगाया ही नहीं। तो ये जनरल चीजें पता होनी चाहिए। आपको कोई नया काम नहीं करना इंडस्ट्री में जाके, ठीक है, जो जैसे चल रहा है वैसे ही आपको फॉलो करना है बस। ठीक है। कोई डाउट है इसमें रेट एनालिसिस में? ठीक। तो मैं दूसरा, चलो एक और बता देता हूँ। अब देखो प्लास्टर, प्लास्टर में अगर हमें प्लास्टर का क्वांटिटी निकालना हो, प्लास्टर में, प्लास्टर का अगर हमें करना हो तो क्या कैसे करेंगे प्लास्टर का? देखो यहां क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 10 स्क्वायर मीटर प्लास्टर, 1:4 रेशियो है, 1.2 mm टू 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस है प्लास्टर के, मतलब 12.5 mm का जो है प्लास्टर है। इसकी क्वांटिटी निकालनी है आपको, मटेरियल कंजप्शन निकालनी है इसकी, मटेरियल की, सीमेंट और सैंड की। 12.5 mm प्लास्टर अगर आप कर रहे हो 10 स्क्वायर मीटर के लिए, क्योंकि देखो सीमेंट के केस, ये सॉरी मोटार के केस में हमेशा 10 स्क्वायर मीटर के लिए ही कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में बहुत कम वॉल्यूम कवर्ड होता है या कम वॉल्यूम आता है। इसके लिए हमेशा प्लास्टर वगैरह की 10 स्क्वायर मीटर के लिए रेडियस से ड्राइव किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वेट मोटर कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया क्या है 10 स्क्वायर मीटर, थिकनेस क्या है प्लास्टर की 12.5 mm, तो मतलब कितना वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया 0.125 क्यूबिक मीटर। ठीक है भाई, 0.125 क्यूबिक मीटर आपका वॉल्यूम ऑफ मोटार आ गया, कि इतना वॉल्यूम आपको वेट मोटार का करना है। क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार क्या है, क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटर कैसे निकालेंगे, 0.125 इंटू 1.25। अब ये 1.25 क्या है, ये कोफिशिएंट फैक्टर है, जैसे हम लोग करते थे ना 1.4 1.45 कंसिडर कर लेते, तो वही यहां पर जो है 1.2 जो है कोफिशिएंट है वेट मोटार को ड्राई मोटार में कन्वर्ट करने के लिए। ये कहां से निकला है, ये यहां से आया है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 1.25 इज द कन्वर्जन फैक्टर टू कन्वर्ट वेट मोटार इनटू dry motor, because 0.25 cubic meter of wet motor and 0.3 cubic meter of dry motor are required for 10 square meter plaster। ठीक है भाई, समझ में आया? सो therefore the factor is equal to 0.3 by 0.25 equal to 1.2। तो ये 1.2 कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनपुट इन दोनों को, तो हमारा कितना वॉल्यूम आ गया ड्राई मोटर का 0.15 क्यूबिक मीटर। ड्राई मोटर का क्या वॉल्यूम आया 0.15 क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब रेशियोज क्या है हमारा, रेशियोज है 1:4, रेशियो क्या है 1:4, सम क्या होगा इन दोनों का 5। ठीक है। तो जैसे हम पीछे कर रहे थे, सीमेंट इक्वल टू 1 इंटू 0.15 मतलब ड्राई मोटर की जो है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.03 क्यूबिक मीटर, इनटू किससे किया 28.8। क्यों किया भाई 28.8 से मल्टीप्लाई? हाँ जी, 28.8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? सीमेंट सीमेंट बैग बैग निकाल। 1। हाँ, सीमेंट क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, बैग्स में। ठीक है, बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 0.86 बैग। और सैंड के लिए हमने क्या किया, सीधे इसको ऐसे रखा, 0.12 है क्यूबिक मीटर में। अगर हमें 0.12 क्यूबिक मीटर है, तो हमें अगर क्यूबिक फीट में निकालना तो कितना निकालेंगे सुधीर?
किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यूबिक फीट में निकालना हो तो। 35.31 हाँ ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्यूबिक फीट आ जाएगा। क्यूबिक फीट। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? सीमेंट कंजप्शन निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा सीमेंट कंजप्शन निकल गया और सैंड कंजप्शन निकल गया। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा, अगर हमें रेट एनालिसिस करना है तो यहां पर देखोगे तुम अगर, तो यहां पर रेट एनालिसिस का जो है ये हमारा जो है ये फॉर्मेट है। ठीक है, अगर हम प्लास्टर का निकाल रहे हैं तो क्या निकालेंगे? इतना क्यूबिक मीटर ऑफ आपका सीमेंट बैग लग रहा है, फोर सैंड की, ये क्यूबिक मीटर 1 स्क्वायर मीटर के लिए है। ठीक है, ये 1 स्क्वायर मीटर के लिए है। तो सीमेंट कंजप्शन ये है, कोर सैंड की कंजप्शन ये है, और फाइन सैंड की कंजप्शन ये है। रेट आपको मार्केट से मिल जाएगा। मैसन और बेलदार लगते हैं 1 स्क्वायर मीटर में 0.1 और 0.1। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर में 0.1 और 0.1 आपका मैसन और बेलदार लगते हैं। अमाउंट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे एक, इसमें ऐड कर दोगे क्या? 1% स्क्रैप होल्डिंग चार्जेस, 1% स्क्रैप होल्डिंग चार्जेस। फिर ऐड कर दोगे क्या? वाटर चार्जेस 1%, मिक्सर एंड टूल चार्जेस 4%, कॉन्ट्रैक्टर 15% एंड जीएसटी जो है 18%। तो ये क्या निकल जाएगा आपका? ये रेट निकल जाएगा 1 स्क्वायर मीटर प्लास्टर का। ठीक है भाई, आया समझ में? अच्छा। आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं। देखो मैं सारे आइटम्स को नहीं बता सकता हूँ यार, इतनी बड़ी बुक है, मैं हर आइटम तो नहीं बता सकता ना तुम्हारे को, लेकिन जर्नल चीजें, जर्नल आइडिया दे सकता हूँ। और इसी तरीके से ही हर आइटम का रेट एनालिसिस बनता है। ठीक है, एक दो आइटम के रेट एनालिसिस जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और फिर डीएसआर वगैरह तुम्हें इंटरनेट पे आराम से मिल जाएंगे, उनको पढ़ लेना। तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ये कर क्या रहा है। पहले नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब समझ में आने लगेगा कि ये रेट एनालिसिस कर रहा है तो ये इस तरीके से होता है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, तो ये मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आप दो चार आइटम के रेट बनाओ, फिर 10 बजे से अपनी, 9:30 बजे से फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे दूसरी वाली। ठीक है, चलो ठीक है फिर। हाँ, चलो ओके।